हाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल अनोखी फॉर फ्रीडम में बहुत स्वागत है। आज हम जुड़े हैं तीसरी टाइम जर्नलिस्ट कपिल बजाज जी के साथ, जिन्होंने मेरे चैनल पे कुछ महीनों पहले आके बहुत खुलासे किए थे विद रिस्पेक्ट टू द गेट्स फाउंडेशन, और कैसे उन्होंने एक संस्था सेटअप की है इंडिया में, PHFI नाम की संस्था जो है, और वो कैसे भारत की पब्लिक हेल्थ तंत्र को बेसिकली उन्होंने कैप्चर कर लिया है, और कैसे ये जो अंतर्राष्ट्रीय ताकत है जिनकी मैं चैनल पे बात करते रहता हूँ, उन्होंने कैसे यहाँ के जो एजेंट्स हैं उनको यूज़ करके ये पूरा जो कोविड का स्कैम है और बहुत सारे दूसरे स्कैम हैं उन्होंने ऑर्केस्ट्रेट किया है। तो कपिल जी, आपका हमारे साथ तीसरी बार जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। कैसे हो आप? थैंक यू जहान, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आप कैसे हैं? जी, बढ़िया। बहुत टाइम हो गया बात करके। जी। तो मैं एक्चुअली लास्ट टाइम इंटरव्यू में जब हम बात की थी तब मैंने बोला था मैं गेट्स की डॉक्यूमेंट्री पे मेरी काम कर रहा हूँ, पर एक्चुअली लास्ट 2-3 मंथ्स हैव बीन सो tumultuous with like so much work to do और so much on ground जो काम कर रहे थे, that थोड़ा बैक सीट ले लिया है। पर डेफिनेटली वो अक्टूबर फर्स्ट वीक सेकंड वीक तक बाहर आ जाएगा, और उसमें आई रियली आई एम प्लानिंग टू गो डीप इनटू द गेट्स फाउंडेशन एंड ऑल दीज कैरेक्टर्स जो हम आज इंटरव्यू में बात करने वाले हैं, और उनका पूरा जो एक्टिविटीज़ है उन सबको एक्सपोज करेंगे। पर ये इंटरव्यू मैंने मेनली रखा आज क्योंकि आपने एक नया आर्टिकल लिखा है जिसमें आप बात कर रहे हैं कि लास्ट टाइम में जो इंटरव्यू में हमने कुछ नाम लिए थे और कुछ कैरेक्टर्स को एक्सपोज किया था, उसका हम फिर से समरी दे देंगे और फिर बताएंगे आपको कि ये कैसे जो यहाँ के बिलियनर्स है वो कैसे ये अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के साथ और उनकी सोसाइटीज़ और जो ऑर्गेनाइजेशंस है इनके साथ मिलकर कैसे काम कर रहे हैं। तो कपिल जी, आओ शुरू करते हैं। या सो योहान, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे दोबारा बुलाने के लिए। और मैंने अभी एक नया आर्टिकल पब्लिश किया है 25 तारीख को ही, 25 सितंबर को। हालांकि उसकी डेट जो है मेरे ब्लॉग पे वो 24 दिखा रहा है, वो ब्लॉग स्पॉट पे। तो इस आर्टिकल में मैंने बताया है कि कैसे जो भारत में सभी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, राजनीतिक दल हैं, वो किस तरीके से इस कोरोना स्कैम के अंदर इन्वॉल्व हैं, और डायरेक्टली जो कोरोना स्कैम को ग्लोबली जिन लोगों ने स्टेज किया है, जिसमें गेट्स फाउंडेशन जो है मुख्य है, उसके साथ उनके डायरेक्ट किस तरह के संबंध हैं। तो इस आर्टिकल में मैंने बताया है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो 2013 से और 2018 तक लगातार उसको फंडिंग मिलती रही है। एक पाइपलाइन है एक तरह से गेट्स फाउंडेशन और कांग्रेस पार्टी के बीच में, जिससे फंड फ्लो हो रहा है, और लगातार जिसमें गेट्स फाउंडेशन भी फंडिंग कर रही है कांग्रेस पार्टी की, और PHFI जो पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया एक डीप स्टेट है भारत की, जो जितनी भी जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं वेस्ट में, उनको रिप्रेजेंट करती है। बिग फार्मा कंपनीज को रिप्रेजेंट करती है भारत में, और ये भारत सरकार के अंदर बैठी हुई है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। 2006 से ही 2006 में इसको स्थापित किया गया था, और कांग्रेस पार्टी की तब सरकार थी, कांग्रेस पार्टी ने इसको स्थापित किया था। सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जो करता धरता थे उस सरकार के, यूपीए की जो गवर्नमेंट थी 2006 में, उन्होंने इसको स्थापित किया था। और ये जो PHFI है, जिसको मैं डीप स्टेट कह रहा हूं, क्योंकि इनके संबंध डायरेक्टली जो वेस्ट में, अमेरिका में, यूके में, यूरोप में जो सारी आपकी जो डार्क फोर्सेस हैं, जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं, जो पूरे दुनिया पे कब्जा करना चाहती हैं, इन ताकतों के साथ डायरेक्ट उसके ताल्लुकात हैं PHFI के। तो कांग्रेस पार्टी को जो फंडिंग मिलती आई है गेट्स फाउंडेशन से और PHFI से, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया से, जो कि गेट्स फाउंडेशन की ही रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि गेट्स फाउंडेशन उसकी मेन प्रमोटर थी। बाद में चल के कुछ सालों से गेट्स फाउंडेशन की डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है PHFI में, लेकिन वो आज भी गेट्स फाउंडेशन का जो एजेंडा है, जो इविल एजेंडा है, जो शैतानी एजेंडा, उसी को एक तरह से इम्प्लीमेंट कर रही है भारत में PHFI, भारत सरकार के अंदर बैठ के। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो फंडिंग हो रही है, ये इस फंडिंग की मैंने बात की अपने आर्टिकल में। और चूंकि 2006 में जब PHFI को एक बहुत ही गलत तरीके से और अनलॉफुल तरीके से भारत सरकार में घुसाया गया, और आज तक घुसी हुई है वो। 2020 में कोरोना जो षड्यंत्र हुआ है भारत में, उसमें PHFI का बहुत बड़ा रोल है। उसकी जो पूरा ग्राउंड तैयार किया है, ग्राउंड वर्क जो किया है, वो PHFI ने ही किया है 14 साल में।
तो चूंकि उस समय यूपीए की गवर्नमेंट थी, और यूपीए आप जानते हैं कि एक कोalition गवर्नमेंट थी, और उसके जितने अलाइज हैं उनको आप देख लीजिए वो कौन थे उस समय 2006 में। और इसके अलावा लेफ्ट पार्टीज जो थी वो सपोर्ट कर रही थी कांग्रेस को, उनको भी देख लीजिए। तो ये सारे इन सब की इन्वॉल्वमेंट हो गई, यानी वो दल जो उस समय यूपीए में शामिल थे, और लेफ्ट उस समय बाहर से सपोर्ट कर रहा था यूपीए को, तो आप लेफ्ट को भी काउंट कीजिए। और ऑपोजिशन में आपकी बीजेपी थी, बीजेपी ने कोई शोर नहीं किया, कोई ऑपोजिशन नहीं किया, किसी तरह का उन्होंने विरोध नहीं किया जब गेट्स फाउंडेशन को ये जगह दी गई भारत सरकार के अंदर, जिसकी बारे में मैंने अपने पिछले इंटरव्यू में आपके साथ बात की थी। तो अब जो ये चीजें निकल के आ रही हैं वो ये निकल के आ रही हैं कि कांग्रेस जैसी पार्टी को इतने सालों तक मोटी फंडिंग मिलती रही है, यानी वो फंडिंग जिनको वो पब्लिक भी कर रहे हैं। राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट है जो कांग्रेस पार्टी का ही एक ट्रस्ट बना हुआ है, जिसकी मेन ट्रस्टीज हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी। आप अपने दर्शकों से कह सकते हैं कि वो राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट की वेबसाइट पे जाएं और देखें कि उनको एफसीआरए में क्या फंडिंग मिलती आई है और किन से मिलती आई है। तो 2013 से 2018 तक का डेटा उनको मिल जाएगा उस वेबसाइट पे, वो देख सकते हैं। तो करीब करीब 100 करोड़ की फंडिंग दोनों से मिली है, पीएचएफआई से भी और गेट्स फाउंडेशन से भी। तो ये तो डायरेक्ट है कि जो वो पब्लिक कर रहे हैं, जिन्हें उनमें इनको शर्म भी नहीं आ रही इस बात को एक तरह से पब्लिकली कहने में कि ये फंडिंग हमें मिल रही है। और इसके अलावा क्या मिल रही होगी, यानी इसके अलावा भी ये बहुत मुमकिन है कि इनको बहुत सारी फंडिंग मिल रही हो, क्योंकि पीएचएफआई तो हो सकता है मनी लॉन्ड्रिंग भी कर रही हो इस देश में, क्योंकि इनके खिलाफ तो एक्शन भी लिया गया था 2017 में। यदि मोदी सरकार ने भी कुछ लोगों को दिखाने के लिए कुछ एक्शन लिया था, और ये भी कहा था कि इन्होंने बहुत सारी फंडिंग हमसे छुपाई, यानी जो इनको बाहर से फंडिंग आ रही है उसका एक तो कुछ गलत इस्तेमाल किया जो एफसीआरए से आ रही है। इसके अलावा बहुत सारे जो इनकी फिक्स डिपॉजिट थे वो छुपाए गए भारत सरकार से, जो टैक्स अथॉरिटी से। तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर कल को ये पता चले कि पीएचएफआई तो मनी लॉन्ड्रिंग भी कर रही है और बाहर पता नहीं कहां से इनको पैसा आ रहा है, गेट्स फाउंडेशन से आ रहा है, इवन ब्रिटिश रॉयल से आ रहा है। अगर आप जाके देखें, वो मैं काफी चौंक गया था आपके आर्टिकल में पढ़ के, ब्रिटिश रॉयल डायमंड जुबली ट्रस्ट से इनको पैसा आ रहा है। ब्रिटिश रॉयल से जो मैंने उस फंडिंग के इवन आपको अमाउंट भी बताया, वो 2016 की शायद फंडिंग है, और सालों की भी आप देख सकते हैं। तो आप पीएचएफआई की वेबसाइट पे जाके भी, यानी पीएचएफआई की वेबसाइट पे जो मैंने लिंक दिया है उसमें आपको पूरी फंडिंग का ब्यौरा मिलेगा। जो यानी कोई उसमें ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है इंपीरियल जिसका कैरेक्टर है और साम्राज्यवादी कैरेक्टर है जो उसमें नहीं रिप्रेजेंटेड है। उसमें इंपीरियल कॉलेज लंदन है, उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन है, आईएचएमई है, उसमें ब्रिटिश रॉयल्स हैं, उसमें आपकी एमरॉय यूनिवर्सिटी है, उसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। यानी जितनी आपकी इस समय इस पूरे षड्यंत्र में जो लोग शामिल हैं कोरोना के पूरे फ्रॉड को करने में, वो सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस से फंडिंग पीएचएफआई को मिलती है, और पीएचएफआई फंडिंग दे रही है कांग्रेस पार्टी को। जी, अब उनका फंडिंग ये इनसे भी आ रहा है, यूएसएड से भी आ रहा है, सब फार्मा कंपनी से भी आ रहा है। बिल्कुल, यूएसएड से आ रहा है, और जितनी फार्मा कंपनीज हैं जो सबसे प्रेडेटरी फार्मा कंपनीज हैं, जिसमें आपकी जीएसके है, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन है, जिसमें मर्क है, जिसमें जॉनसन एंड जॉनसन है, जिसमें तो ये सारी एबट है, जितनी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है इनसे डायरेक्ट फंडिंग इनको मिल रही है। और इनमें से 2 कंपनी तो वो एचपीवी स्कैंडल में ही इन्वॉल्व थे हमारे देश में। बिल्कुल जी, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन और मर्क जो थी वो एचपीवी का जो स्कैंडल हुआ, इलीगल तरीके से बच्चों के ऊपर ये क्लिनिकल ट्रायल किए गए और उनको ये वैक्सीन लगाई गई, जिससे बहुत सारे, मुझे लगता है 1200 के करीब लड़कियां थी जिनके बहुत ही गंभीर, जिनको स्वास्थ्य उनका जो इफेक्ट हुआ उससे वो बीमार हुई। और वो नंबर सप्रेस करने की कोशिश की थी, खाली 7 से 10 बच्चे बोले थे मर गए, पर वो जो एनजीओ ने केस फाइल किया था ना, जब वो ग्राउंड पे गए तब उनको पता चला कि 300-400 बच्चे जो थे जिनको ऑटो इम्यून डिजीजेस और इनफर्टिलिटी ऐसे इश्यूज हुए थे उनको। जी, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अखबारों में यह आया कि 7 बच्चियां उसमें जिनकी डेथ हुई थी उस क्लिनिकल ट्रायल में जो अनलॉफुल था, जिसमें जैसे मैंने बताया गेट्स फाउंडेशन इन्वॉल्व थी, जिसमें पाथ करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भी शायद गेट्स फंडेड ही है, वो इन्वॉल्व थी, और जिसमें 2 फार्मास्यूटिकल कंपनी इन्वॉल्व थी, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन और मर्क। तो और हमारी आईसीएमआर भी इन्वॉल्व थी ऑब्वियसली।
जी, और मैं ये भी बता दूं कि चूंकि इन सारी बड़ी बिग फार्मा कंपनीज का एक तरह से ब्रोकर और रिप्रेजेंटेटिव पीएचएफआई है, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जो कि गेट्स फाउंडेशन की ही का ही बच्चा है, तो इसलिए पीएचएफआई भी इसमें इन्वॉल्व मानी जाएगी, क्योंकि 2006 से इनकी प्रेजेंस है पूरे भारत में, इन्होंने अपना जाल फैलाया हुआ है और पब्लिक हेल्थ को एक नई शेप देने की, उसको एक मैनेजेरियल फॉर्म देने की और उसको एक पूरा एक मेडिकल मार्शल लॉ के लिए तैयार करने की ये कोशिश करते आए हैं। तो इसलिए आप पीएचएफआई को भी उसमें इन्वॉल्व समझिए। तो ये सारे स्कैंडल्स जो हुए हैं ये इसी दौरान हुए हैं, जब से पीएचएफआई को सेटअप किया गया 2006 में। और ये कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया, तो जिन दलों की, मैंने राजनीतिक दलों की बात की, उनकी इन्वॉल्वमेंट इसमें हो गई, जो यूपीए में उस समय शामिल थे, लेफ्ट की इसमें इन्वॉल्वमेंट हो गई, बीजेपी की इसलिए हो गई क्योंकि बीजेपी की कोई ऑपोजिशन नहीं थी। इसके अलावा बीजेपी के जो उस समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी, जो इस समय प्रधानमंत्री हैं, वो उन्होंने सेटअप करने की उन्होंने पूरी तरह से गुजरात में इसको सेटअप किया, पीएचएफआई को, गांधीनगर में इनको जमीन दी, पैसा दिया, और बाद में गुजरात सरकार ने ही इनको रिकॉग्निशन दी, एक यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया पीएचएफआई को। तो इस समय पीएचएफआई का जो पब्लिक हेल्थ स्कूल चल रहा है गांधीनगर में गुजरात में, उसको एक यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला हुआ है, जो शायद भारत में अकेली स्टेट है जिन्होंने यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो जाती है आपकी बीजेपी की। तो ये सारे दल, आज जब हम देखते हैं कि कोरोना में कोई भी ऑपोजिशन नहीं है, ऑपोजिशन की सारी वॉइसेस खत्म हो चुकी हैं, कोई भी नहीं है जो ये जनता को बता रही है, कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो बता रहा है कि ये सारा स्कैम है। वैसे ही स्कैम है जैसे 2009 में डब्ल्यूएचओ ने स्वाइन फ्लू स्कैम किया था। ये भी हमें याद रखना चाहिए कि ये पहला स्कैम नहीं है। ये दुनिया भूल चुकी है कि यही डब्ल्यूएचओ, गेट्स फंडेड जो डब्ल्यूएचओ है, इन्होंने 2009 में स्वाइन फ्लू स्कैम कर चुके हैं, और ये अब एक स्कैम है, ये साबित होते जा रहा है। बहुत सारा एविडेंस अब आ चुका है पब्लिक डोमेन में, जिससे साबित हो रहा है कि ये कोरोना का या कोविड-19 का एक बिल्कुल स्कैम है। और तो और इसकी जो टेस्ट किट्स हैं वो 2018 में खरीदी जा रही थी बहुत सारी कंट्रीज में। इंडिया में तो शायद थोड़ा इंडिया ने मैंने उस बहुत पे सारी, पढ़ा है, थोड़ा आई हैव रेड लिटिल बिट ऑन इट, एंड इट उस पे कॉन्फ्लिक्टिंग डेटा लिख रहा है, क्योंकि उन्होंने देयर साइड ऑफ द स्टोरी इसके उन्होंने कहा था कि हमने इन टेस्ट किट्स को रीलेबल किया था मार्च में, जिसका उनका प्रेस रिलीज है मार्च से, और ये लोग कह रहे हैं कि इनका शॉर्टेज नहीं हो इसके लिए हमने रीलेबल किया था कोविड। पर यू नेवर नो, राइट? आई मीन जस्ट बोल रहा हूँ कि उसमें आई स्टिल हैव माय डाउट्स के वर द टेस्ट किट्स रियली मेड इन 2018 के उन लोग ने रीलेबल किया था, और इतना ट्रांसपेरेंसी है नहीं, तो मतलब इट ऑब्वियसली बिकम स्पेकुलेशन, राइट? तो I'm just लेकिन हमें याद रखना चाहिए और याद दिलाना चाहिए अपने दर्शकों को कि जो रॉकफेलर फाउंडेशन का जो डॉक्यूमेंट 2010 में आया था, जिसको जी लॉक जी स्टेप का नाम इन्होंने दिया था, उसमें इन्होंने पूरी रूपरेखा समझाई थी कि किस तरीके से ये कोरोना वायरस एक वायरस का अटैक होगा, और किस तरीके से पूरी दुनिया के ऊपर एक फिर अथॉरिटेरियन और एक डिक्टेटरशिप लागू की जाएगी अलग अलग कंट्रीज में। और उसके बाद फिर इवेंट 201 के बारे में हमें याद दिलाना चाहिए, जो अक्टूबर 2019 में हुआ न्यूयॉर्क में, जिसमें गेट्स फाउंडेशन इन्वॉल्व थी, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व थी, और इसके अलावा WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी इन्वॉल्व थी जी। तो जो मेरा आर्टिकल है इसमें मैंने ये सारी चीजें बताई हैं, और मैंने ये भी बताया कि किस तरीके से अगर हम इस बात को समझ रहे हैं आपकी भारत की जो पूरी राजनीतिक दल हैं वो इस पूरे स्कैम में इन्वॉल्व हैं, तो फिर ये बात भी साबित हो जाती है कि ये जितने जो ग्लोबलिस्ट क्रिमिनल्स हैं, जिन्होंने जो पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहते हैं और दुनिया पे एक सिंगल वर्ल्ड गवर्नमेंट थोपना चाहते हैं, यानी डेमोक्रेसीज को खत्म करके, लोकतंत्र को खत्म करके, समाज में जो समाज की जितनी सोशल और हमारी नेचुरल फ्रीडम्स हैं उनको खत्म करके जो एक मेडिकल मार्शल लॉ और डिक्टेटरशिप लागू करना चाहते हैं, उनके साथ भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है भारत के राजनीतिक दलों की, जिसमें कांग्रेस है, जिसमें बीजेपी है, जिसमें और राजनीतिक दल आ जाते हैं। तो क्योंकि ये एजेंडा तो एक बहुत बड़ा एजेंडा है, जिसके बारे में जिसको एजेंडा 21 कहा जाता है, एजेंडा 2030 भी कहा जाता है। तो ये याद रखना चाहिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसने भी अब यूनाइटेड नेशंस पे कब्जा कर लिया, यानी दुनिया को तो ये बताया जाता है, पब्लिक को ये बताया जाता है कि ये जो एजेंडा था ये रियो में 1992 के अंदर एक तरह से बहुत सारी कंट्रीज में आपस में जो एक समझौता हुआ उसमें ये एजेंडा बनाया गया, और जिसका पर्पस सिर्फ इतना है कि दुनिया में एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वगैरह को अचीव करना है। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि
जून 2019 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और यूनाइटेड नेशंस के बीच में एक समझौता हुआ, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ, जिसमें सारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो जिसको एजेंडा 2030 कहते हैं, एजेंडा 2030, वो उसका जो सारा का सारा चार्ज था वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को दे दिया गया। ये वही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जो गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर जिसने इवेंट 2021 किया, जो कि एक तरह से ड्रेस रिहर्सल थी इस कोरोना के पूरे जो फ्रॉड की, जो कि अक्टूबर 2019 में हुई। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है अब जो जिसके साथ जिसको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी, यानी पूरा जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो एजेंडा है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम हमारे मोदी प्रधानमंत्री कर रहे हैं भारत में, और इसमें नीति आयोग को भी इन्वॉल्व किया हुआ है। जी, हम मोदी के इन्वॉल्वमेंट में जाए उससे पहले मैं खाली आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। आपने अपने आर्टिकल में सिर्फ कांग्रेस की फंडिंग की बात की है, और मैं भी समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग काफी ओपेक होती है क्योंकि इन्हें अनोनिमसली भी फंड किया जा सकता है। पर क्या हमारे पास कुछ फंडिंग लिंक्स है बीजेपी और इन प्लेयर्स के बीच में? डू वी हैव एनीथिंग? मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर ये पता चले कल को कि ये बात रिवील हो कि इसमें बीजेपी और पार्टीज को भी फंडिंग मिलती आई है, क्योंकि गेट्स फाउंडेशन ने अपना जाल इस देश में पूरा फैला रखा है। और जैसे मैंने बताया कि 2006 से उनकी फॉर्मल भारत सरकार में उनकी एक तरह से हिस्सेदारी, भारत सरकार में गेट्स फाउंडेशन बैठी हुई है पीएचएफआई के जरिए। पीएचएफआई है जो गेट्स फाउंडेशन का जो शैतानी एजेंडा है उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, जिसने भारत में एक तरह से लोकतंत्र को खत्म करके एक टेक्नोक्रेटिक तरह का सिस्टम बनाने की कोशिश चल रही है पिछले 14 साल से, जिसका अब नतीजा हम देख रहे हैं। तो बीजेपी की फंडिंग भी हो सकती है और राजनीतिक दलों की फंडिंग हो सकती है। अभी तक हम निकल तो के नहीं इतना आया। तो श्योर है हमें कि टाटा ट्रस्ट की बहुत फंडिंग बीजेपी को मिल रही है, और टाटा ट्रस्ट बहुत इंटीमेटली इन्वॉल्व है गेट्स फाउंडेशन और इन प्लेयर्स से, रॉकफेलर से मेनली। और ये मतलब काफी डिसअपॉइंटिंग है, राइट कपिल, क्योंकि इन पॉलिटिकल पार्टीज को ये लोग अनोनिमिटी रख सकते हैं और ये लोग अपने वो जो भी बिल्स है उनसे पैसा उठा सकते हैं, और हम लोग को पता भी नहीं चलता कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही मतलब ओपनली इमोरल और क्रिमिनल लॉ है जिसको रिपील करना चाहिए, और पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, राइट? इसके लिए कोई कैंपेन नहीं करना क्या इंडिया में? जी, इसके लिए कैंपेन होना चाहिए। मैं ये भी बता दूं कि मैंने अपने आर्टिकल में लिखा है कि कौन कौन से इंडियन बिलियनियर्स हैं जिनके डायरेक्ट संबंध हैं गेट्स फाउंडेशन और पीएचएफआई के साथ, और इसके अलावा डब्ल्यूईएफ के साथ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ, जिसमें मैंने रतन टाटा का नाम लिया है। रतन टाटा का ही एक आदमी है, राम दुरई, जो इस समय चेयरमैन है पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया का, जो जैसे मैंने बताया जो भारत सरकार के बीच में बैठी हुई है, और भारत सरकार के कुछ सेक्रेटरी लेवल के जो ऑफिशियल्स हैं वो उसके पीएचएफआई के बोर्ड में भी बैठे हैं। अगर पीएचएफआई की वेबसाइट पे आप जाएं तो उनका ये दावा है कि भारत सरकार के जो बड़े टॉप के जो सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स हैं वो पीएचएफआई के बोर्ड में बैठे हैं। हालांकि उस बोर्ड में क्या होता है, उस बोर्ड में किस तरह की मीटिंग्स होती हैं, कौन उस बोर्ड की मीटिंग्स को अटेंड करता है, इसके बारे में कोई नहीं जानता, और भारत सरकार ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, आरटीआई में भी नहीं दिया। तो जितने भारत के जो बिलियनियर्स हैं उनके जैसे मैंने बताया संबंध है गेट्स फाउंडेशन पीएचएफआई के साथ और डब्ल्यूईएफ के साथ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ भी। तो यही जिसमें मुकेश अंबानी है, जिसमें टाटा है, जैसे मैंने बताया टाटा के ही आदमी है राम दुरई, जो टीसीएस के हेड हुआ करते थे, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज के, जो इस समय चेयरमैन बने हुए हैं पीएचएफआई के। और मुकेश अंबानी की तो खुद बोर्ड मेंबर हुआ करते थे पीएचएफआई के, जब पीएचएफआई सेटअप हुआ था 2006 में। और अभी भी उनके एक आर्य माशेलकर हैं, जो आर्य माशेलकर बहुत सारी अंबानी की कंपनीज में, आरआईएल में और इसके अलावा और कंपनीज में वो बोर्ड मेंबर हैं। तो वो एक तरह से मुकेश अंबानी को रिप्रेजेंट करते हैं। वो तो फाउंडिंग मेंबर थे, फाउंडिंग बोर्ड मेंबर थे पीएचएफआई के। तो मुकेश अंबानी की भी डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन रही है। और मुकेश अंबानी तो एम्बेसडर थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के, उनको जब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बोला कर जाता था उनके एम्बेसडर थे वो ओपनली। जी बिल्कुल। तो आप डायरेक्ट लिंक देख सकते हैं कि जो एसडीजीज हैं या जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या यूएन का जो एजेंडा 21 या एजेंडा 2030 कहते हैं, उसके साथ भी इन सब के संबंध बनते हैं। यानी डब्ल्यूईएफ, यूनाइटेड नेशंस, गेट्स फाउंडेशन, पीएचएफआई, ये सब के आपस में लिंक बनते हैं। तो जिन बिलियनियर्स की मैं बात कर रहा हूँ उसमें रतन टाटा है, उसमें मुकेश अंबानी है, उसमें शिव नादर हैं जो कि एचसीएल टेक्नोलॉजीज के थे, जिसमें नारायण मूर्ति और नीलकेनी हैं इन्फोसिस फाउंडेशन के,
और नीलेकनी के तो हम जानते ही हैं कि वो बहुत अच्छे दोस्त हैं बिल गेट्स के, और उन्होंने आधार प्रोजेक्ट को किया और एक तरह से जो सर्वेलेंस स्टेट बनाने का जो काम है शुरू किया भारत में। तो इसके अलावा बहुत सारे और हैं जिनके या तो बिल गेट्स के साथ संबंध है, या PHY जिसमें किरण मजूमदार शाह भी आती हैं, जिसमें अजीम प्रेमजी आते हैं, जिसमें पूनावालाज आते हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो एक तरह से बिल गेट्स की जो वैक्सीन माफिया है, ग्लोबल वैक्सीन माफिया, उसकी बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है पूनावालाज, क्योंकि यही है जो इस समय जो पूरा जो वैक्सीन जो बनाने का काम चल रहा है इस समय, उसमें मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे पूरी दुनिया में, वो पूनावालाज करेंगे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो मालिक हैं, ये प्राइवेट कंपनी है, यानी पूरी जो इसमें कंट्रोल है वो पूनावालाज के पास है, जो कि बहुत अच्छे दोस्त हैं बिल गेट्स। और वो अभी उनका एक बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि भारत सरकार के पास 80,000 करोड़ तैयार होने चाहिए अगर उनको वैक्सीन चाहिए। यानी चोर है साले, हमसे नहीं लूटेंगे वो, हम सरकार हमसे टैक्स लूटती है, फिर वो सरकार के पास जाते हैं वो पैसा लेने। जी बिल्कुल बिल्कुल चोर हैं। और ये पूनावालाज, क्योंकि ये डायरेक्ट जिनका बिल गेट्स के साथ संबंध है, बिल गेट्स के वैक्सीन माफिया का ये हिस्सा है, तो अब ये एक तरह से ये कह रहे हैं कि भारत सरकार को इतने पैसे खर्च करने पड़ेंगे पूरे भारत को अगर उनके लिए उनको वैक्सीन चाहिए, तभी जो है एक नॉर्मल लाइफ में हम आ सकेंगे। यानी एक तरफ बिल गेट्स ब्लैकमेल कर रहे हैं पूरी दुनिया को, ये कह के कि जब तक वैक्सीन का टीके सबको नहीं लग जाते 7 बिलियन पूरी इंसानियत को, तब तक ये लोगों की लाइफ नॉर्मल नहीं हो सकती। और दूसरी तरफ जो भारत में बिल गेट्स के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, वो एक तरह से पैसा मांग रहे हैं, एक्सटॉर्शन का काम चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल गेट्स का वैक्सीन माफिया है। ये सेपी में मैं आपको बता दूं कि विजय राघवन जैसे लोग भी थे, यानी विजय राघवन जो इस समय शायद कभी भारत के प्रधानमंत्री के भी कोई साइंटिफिक सलाहकार रह चुके हैं, और WHO का भी कोई पैनल बना हुआ है जो पेंडेमिक कंट्रोल का एक पैनल बना हुआ है, उसमें भी वो जो WHO का जो पैनल है उसके अंदर भी विजय राघवन आपको मिल जाएंगे। शायद इनकी कोई, मेरे ख्याल से ये PHY के बोर्ड में भी हैं, ये सेपी के बोर्ड में भी बैठे हुए हैं। तो ये विजय राघवन का क्या रोल है इसके बारे में भी हमें जानना चाहिए। जो आपने मेरे साथ इंटरव्यू किया था उसमें आपने उस इंटरव्यू के थंबनेल में भी शायद विजय राघवन की एक तस्वीर जी, क्योंकि लगाई थी। विजय राघवन तो थे ही सेपी में, पर ये गगनदीप कांग भी सेपी में बैठती है, सौम्या स्वामीनाथन भी थी वहां पे, तो ये सब वहां पे बैठ रहे। जी, तो सेपी के अंदर सौम्या स्वामीनाथन जो WHO की हैं, जो कभी ICMR की हेड हुआ करती थी, वो भी बैठी हुई हैं। गगनदीप कांग जो एक बहुत बड़ी वायरोलॉजिस्ट है भारत की, वो भारत सरकार की एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है, फरीदाबाद बेस्ड है, उसमें भी वो भी बैठी हुई है सेपी के अंदर। यानी बिल गेट्स की जो एक वैक्सीन माफिया है। तो इसके अलावा मैंने ये भी बताया कि भारत सरकार की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसके भी ऑफिशियल्स हैं जो एक तरह से हेल्प कर रहे हैं। गावी की एक अनुराधा गुप्ता है जो कभी एडिशनल सेक्रेटरी हुआ करती थी हेल्थ मिनिस्ट्री में, और आज वो गावी की डेप्यूटी CEO बनी हुई हैं। तो भारत सरकार ना सिर्फ इनको फंडिंग दे रही है, जो बिल गेट्स की वैक्सीन माफिया है जिसमें 2 ऑर्गेनाइजेशन का मैंने नाम लिया, गावी और सेपी, बल्कि अपने ऑफिशियल्स भी दे रही है। और गावी में ये आदर पूनावाला भी चेयरपर्सन थे, चेयरपर्सन नहीं पर एटलीस्ट बोर्ड मेंबर तो आदर था पहले पास में। और ये बिल गेट्स आदर का मेंटर है, खुद ओपनली बोलता है। ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, उसमें लिख रहा है कि ही इज माय मेंटर, वी हैड डिनर टुगेदर, एंड उनसे बहुत इंस्पिरेशन लेता है। तो उनका इट मेक्स सेंस, गेट्स इज ऑब्वियसली इनके ऑर्गेनाइजेशंस फंड कर रहा है, इतना सीरम इंस्टीट्यूट को गेट्स फाउंडेशन से फंडिंग मिला है, तो उनका रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांग है। जी, और अफ्रीका में भी जो बहुत सारा जो ये वैक्सीनेशन की जा रही है उसमें भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से बहुत सारी वैक्सीन जा रही हैं, जो पार्टनरशिप है गेट्स फाउंडेशन और सीरम इंस्टीट्यूट के बीच। वो स्कैंडल हुआ था उसमें इनकी वैक्सीन इन्वॉल्व थी, जो ये टेटनस वैक्सीन का जो स्कैंडल हुआ था ना, उसमें जिसमें बहुत सारी जो अफ्रीकन जो महिलाएं हैं वो इनफर्टाइल हो गई थी। तो ये एक तरह का पूरा आप देख सकते हैं, ये पूरी जो निकल के आया है कि भारत की जो बिलियनियर्स हैं वो कैसे इन्वॉल्व हैं बिल गेट्स के साथ, जिसमें मैंने बहुत सारे नाम लिए आपके सामने। आनंद महिंद्रा का नाम भी लेना चाहिए, आनंद महिंद्रा भी चेयरमैन रह चुके हैं PHFI के, उनका नाम भी हमें लेना चाहिए। और किरण मजूमदार शाह के बारे में भी मैं बता दूं कि ये जो कोरोना स्कैम जब से स्टार्ट हुआ है, ये भी अपना धंधा करने में लगी हैं, ये अपनी दवाइयां निकाल रही हैं। अभी इसने मास्क का भी चालू किया है, अभी इसने मास्क की भी कुछ कंपनी चालू की है अभी रिसेंटली। जी, तो 2019 के अंत में ही इनको कुछ अवार्ड भी मिला था। एक ICMR का फंक्शन हुआ था जिसमें बिल गेट्स ने अवार्ड बांटे थे, जिसमें उन्होंने साइरस पूनावाला को अवार्ड दिया था, किरण मजूमदार शाह को अवार्ड दिया था।
तो ये भी बिल गेट्स का जो एक क्लब है भारत में, जो गैंग है, उसकी एक हिस्सा है किरण मजूमदार शॉ। और यही है जो अभी ट्वीट भी कर रही है कुछ दिनों से कि भारत में एक आधार बेस्ड एक पूरा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम होना चाहिए, जिसमें एक तरह से लोगों को इम्यूनिटी सर्टिफिकेट या वैक्सीन मिलने चाहिए, जो एक तरह से बिल गेट्स का ये एजेंडा है। हम सब जानते हैं कि ये दोनों बिल गेट्स के गिविंग प्लेज में बैठ रहे हैं, नंदन निलेकानी और किरण मजूमदार शॉ। बिल गेट्स का जो गिविंग प्लेज है जो बिलियनर्स का, उसमें अजीज प्रेम जी भी है। तो ये नंदन भी सेम चीज बोल रहा है अभी कि आधार को यूज करना चाहिए वैक्सीनेशन देने के लिए, जो आधार का पर्पस रहा होगा, वन ऑफ द पर्पसेस, उसको पता रहेगा स्टार्टिंग से, क्योंकि इनकी प्लानिंग ऑब्वियसली बहुत लंबी है। तो ही विल हैव नोन फॉर श्योर। तो बिल गेट्स का एजेंडा ये है कि जब तक, यानी आपकी लाइफ, आपकी सारी फ्रीडम जो है वो खत्म है जब तक कि आप ये टीका नहीं लगवा लेते और आपके पास किसी तरह का कोई सर्टिफिकेशन नहीं आ जाता कि आपने टीका लगवा लिया। तभी आपको आजादी मिलेगी मॉल्स में जाने की, ट्रैवल करने की, रेलवे टिकट लेने की, एयर टिकट लेने की, और जितनी भी आपकी नॉर्मल लाइफ होती है और जो आपकी फ्रीडम्स हैं वो आपको तभी मिलेंगी जब आपके पास ये इम्यूनिटी सर्टिफिकेट। और इसको कौन पुश कर रहे हैं? किरण मजूमदार शाह जैसे लोग और नंदन निलेकनी जैसे। नहीं, अभी तो हेल्थ मिनिस्ट्री भी पुश कर रही है इसको। आपने देखा वो हेल्थ मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट आया था लास्ट वीक कि वी विल यूज दिस, उसको डिजी लॉकर में रखेंगे और फिर वो आइडेंटिटी यूज होगी कि आप कहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो, अगर आप वैक्सीनेटेड हो तो सब जगह ट्रैवल कर पाओगे। हेल्थ मिनिस्ट्री के लोग बोल रहे हैं यार अभी। हाँ, और हेल्थ मिनिस्ट्री के जो हमारे ये हर्षवर्धन हैं, जो एक नंबर के एक तरह से फ्रॉड किस्म के मिनिस्टर हैं, ये एक चिप की भी बात कर चुके हैं, ये भी हमें बताना चाहिए। जी। ये चिप भी भारत में डेवलप हो रहा है, जिसमें जो लोगों को लगाया जाएगा और इसके अंदर आपकी काफी सारी हेल्थ इंफॉर्मेशन रहेगी। ये चिप भी आप देखेंगे बिल गेट्स का ही एजेंडा है। तो भारत सरकार अब बिल गेट्स की भाषा में बात कर रही है, और 6 महीने से हम देख ही रहे हैं कि किस तरह की कोऑर्डिनेशन है बिल गेट्स की और भारत सरकार की, भारत के प्रधानमंत्री मोदी की, भारत के हेल्थ मिनिस्टर की। इनकी आपस में एक तरह से हॉटलाइन चल रही है, इनकी बहुत ही क्लोज कम्युनिकेशन रही है इस थ्रू आउट दिस मार्च से ही जो कोरोना का जो स्कैम चल रहा है उसमें। और अब ये पूरी जो एजेंडा धीरे धीरे सारा आप लोगों के सामने आ रहा है कि बिल गेट्स के एजेंडा को कर रहे हैं। इसीलिए वजह से मैंने अपने आर्टिकल में ये साफ लिखा है कि अब इस समय जो बिल गेट्स है वो एक तरह से भारत पे राज कर रहा है जी। भारत पे राज कर रहा है। और ये 14 साल की उनकी जो उन्होंने मेहनत की है इस देश में, इस देश में पूरा भारत सरकार को खोखला करने की, जो राज्य सरकारें हैं उनको खोखला करने की, और एक पूरे का पूरा मेडिकल मार्शल लॉ का सिस्टम यहाँ पे लागू करने की, एक पूरा जिसमें पब्लिक हेल्थ स्कूल्स बनाए गए बहुत सारी स्टेट्स में, जैसे मैंने बताया आंध्र प्रदेश में बनाया गया, दिल्ली एनसीआर में बनाया गया, गांधीनगर में बनाया गया, और इसके अलावा शिलोंग में बनाया गया। बहुत सारे इन्होंने अपने पब्लिक हेल्थ स्कूल्स बनाए, और जिसमें इनका मकसद था कि यहाँ पे इस तरह के तथाकथित पब्लिक हेल्थ मैनेजर क्लास को बनाना जो हमारे इस ग्लोबल हेल्थ इंपीरियलिज्म के एजेंडा को सपोर्ट करेंगे। और यही वजह है कि अब कोरोना जब से स्कैम ये स्टार्ट हुआ है, हर स्टेट के अंदर आपको उसका बिल गेट्स की जो पब्लिक हेल्थ मैनेजेरियल क्लास है उसका इन्फ्लुएंस नजर आता है, उसका प्रभाव नजर आता है, क्योंकि सारी रेजिस्टेंस को उन्होंने खत्म कर दिया और बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक शायद इनका एक तरह से कब्जा हो चुका है, और तो वो हम देख पा रहे हैं। तो इस आर्टिकल में मैंने भारत की पॉलिटिकल क्लास की जो पूरी राजनीतिक दलों की जो कॉम्प्लिसिटी है, जो इन्वॉल्वमेंट है, जो मिली भगत है बिल गेट्स के साथ, उसके बारे में लिखा है, जिसमें सारे राजनीतिक दल आ जाते हैं, ऑपोजिशन पार्टीज भी आ जाती हैं, चाहे वो पहले थी चाहे वो अब थी। तो पॉलिटिकल क्लास में आप भारत का जो एक पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को अगर हम देखें कि जिसमें अलग अलग लेवल होते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर, आप उस पूरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को देखेंगे तो आप पाएंगे जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसको आप कोई भी लेवल दे दो, लेफ्ट का दे दो, राइट का दे दो, सेंटर का दे दो, लेफ्ट टू द सेंटर, राइट टू द सेंटर, वो सारे के सारे इसमें आपको इन्वॉल्व मिलते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है भारत में, सीपीआई है, सीपीआईएम है, ये बिल्कुल शांत बैठे हैं। ये जो कोरोना स्कैम को पूरी तरह से उसको एक्सपोज करना तो दूर की बात है, ये उसको सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट ही नहीं कर रहे, हम जैसे लोगों को गालियां भी दे रहे हैं कि आप कंस्पिरेसी थियरीज और सूडो साइंस फैला रहे हो। हाँ, और बाकी जो आपके लेफ्टिस्ट हैं जिसमें सोशलिस्ट आ जाते हैं, समाजवादी पार्टी जैसी आ जाती है, ये भी इस स्कैम को एक्सपोज करने का कोई काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, फिर लिबरल आ जाते हैं। लिबरल किसको कहते हैं भारत में? लिबरल कहते हैं जी कांग्रेस पार्टी को। तो कांग्रेस पार्टी तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, उसकी तो एक तरह से फैमिली रिलेशनशिप है गेट्स फाउंडेशन के साथ, क्योंकि पीएचएफआई
है जिसका जो प्रेसिडेंट है 2006 से, वो के श्रीनाथ रेड्डी तो खुद कांग्रेस का ही आदमी है। के श्रीनाथ रेड्डी एक कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं, आंध्र प्रदेश से हुए हैं, रघुनाथ रेड्डी उनके बेटे हैं। रघुनाथ रेड्डी को जवाहरलाल नेहरू ही कांग्रेस में लेके आए थे, ये पहले कम्युनिस्ट पार्टी में हुआ करते थे। और ये जो के श्रीनाथ रेड्डी हैं, जो ये उनके बेटे हैं। तो कांग्रेस का तो डायरेक्ट, कांग्रेस और गेट्स फाउंडेशन का तो बच्चा है पीएचएफआई, जो इस समय भारत सरकार में बैठा है 2006 से और उनके एजेंडा को इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो लिबरल, और ये फंडिंग ले रहे हैं जिसको मैंने रिवील किया अपने आर्टिकल में। फिर आपकी बीजेपी आ जाती है। बीजेपी और उससे राइट विंग पे जाए उससे पहले ये कम्युनिस्ट में इतना ही कहना चाहूंगा कि इग्नोरेंस प्लीड नहीं कर सकते, क्योंकि इन लोग के ऑथर्स ने ही बहुत डिटेल आर्टिकल्स लिखे हैं। जैसे आपने लास्ट टाइम कोट किया था, एक बहुत ही इन डेप्थ कम्युनिस्ट का आर्टिकल था जिन्होंने गेट्स फाउंडेशन की एक्टिविटीज इंडिया में एक्सपोज किए। तो इनको पता है, इनके सर्विस को पता है, बिल्कुल पता है। मैं आपको बता दूं कि जेएनयू जो लेफ्टिस्ट पार्टीज का एक गढ़ बना है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो लेफ्टिस्ट का और कम्युनिस्ट का गढ़ है, जेएनयू के ही प्रोफेसर हुए हैं देबाबार बैनर्जी। देबाबार बैनर्जी जो है इस ग्लोबलिस्ट जो इंपीरियलिस्ट हेल्थ एजेंडा है उसको एक्सपोज करते आए हैं बहुत बहुत सालों से। वो आज पता नहीं, वो भगवान न करे उनकी मृत्यु हुई है, वो जिंदा है, लेकिन वो अपने 90s में होंगे। और उनके आर्टिकल्स लोगों को, हमारे दर्शकों को पढ़ने चाहिए। देबाबार बैनर्जी हैं जिनके आर्टिकल्स हमें पढ़ने चाहिए, जो जेएनयू के जेएनयू के एमेरिटस प्रोफेसर रह चुके हैं। उन्होंने मेरे आर्टिकल की भी तारीफ की थी जब मैंने 2011 में अपना आर्टिकल पब्लिश किया था पीएचएफआई पे, उसकी उन्होंने बहुत तारीफ की थी। उस पर भी मैंने एक ब्लॉग लिखा है जो आप देख सकते हैं मेरे ब्लॉग साइट पे। तो जेएनयू जो गढ़ रहा है, वहां के प्रोफेसर्स ने एक्सपोज किया है इस ग्लोबलिस्ट हेल्थ एजेंडा को बहुत सालों से। तो जितने कम्युनिस्ट हैं और जो लेफ्टिस्ट हैं तथाकथित, वो बिल गेट्स के एजेंडा को अच्छी तरह से जानते हैं 2006 से ही। और इसका मतलब 2006 से ही वो कॉम्प्लिसिट हैं, वो इन्वॉल्व हैं, वो एक तरह से आंख मूंदे बैठे हैं। और ऐसे आर्टिकल्स बहुत लिखे गए हैं जो लेफ्टिस्ट जो पब्लिकेशंस में भी छपे हैं, जिसमें इस ग्लोबलिस्ट हेल्थ एजेंडा को एक्सपोज किया गया है। जो एक अमेरिकन प्रोफेसर हैं, अमेरिकन प्रोफेसर नहीं है, स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी में वो एडमिनिस्ट्रेटर है, उन्होंने 2-3 बहुत बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे हैं बिल गेट्स के इंपीरियलिस्ट एजेंडा पे, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी की ही पब्लिकेशंस में छपे हैं, क्योंकि वो खुद कम्युनिस्ट हैं। जी, मैं उसकी बात कर रहा था जब मैं बोल रहा था ना, मैं उसी आर्टिकल की बात कर रहा था। जी, तो इसके अलावा प्रोफेसर सत्यबाला हैं जिन्हें मैं जानता हूं, प्रोफेसर सी सत्यबाला, जो एक लेफ्टिस्ट लीनिंग्स की एक पब्लिक हेल्थ पे लिखने वाली रिसर्चर है। उन्होंने भी शुरू में पीएचएफआई को के लिए क्रिटिकल आर्टिकल्स लिखे थे। तो आपको ऐसे एकेडमिक्स भी मिल जाएंगे भारत में भी जो जिन्होंने लिखा है कुछ ना कुछ, चाहे उन्होंने उसको उतना ब्लंटली नहीं लिखा जितना मैंने लिखा है, लेकिन उन्होंने इस पे आर्टिकल्स लिखे हैं और वो जानते हैं कि बिल गेट्स का ग्लोबलिस्ट हेल्थ एजेंडा है। तो इसको बहुत पहले से जाना जा चुका है। डब्ल्यूएचओ को एजेंडा को जाना जा चुका है। 2009 में जैसे मैंने बताया स्वाइन फ्लू का ये स्कैम कर चुके हैं डब्ल्यूएचओ, और डब्ल्यूएचओ की फंडिंग बहुत सालों से है। गेट्स फाउंडेशन बहुत सालों से एक बहुत बड़ा फंडर बन चुकी है। पिछले कम से कम 10 सालों से या 10-12 सालों से गेट्स फाउंडेशन एक बहुत बड़ी फंडर बन चुकी है डब्ल्यूएचओ की। तो सब लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे एक्सपोज नहीं किया जा रहा। तो यहाँ की पूरी पॉलिटिकल क्लास इन्वॉल्व है। इन्होंने भारत को बेच डाला है, भारत के संविधान को खत्म कर दिया है। इसके अलावा भारत की जो दलित पार्टी है, जो अपने आप को कहते हैं कि हम बाबा जी भीमराव अंबेडकर की रास्ते पे चलते हैं और हम भारत के संविधान के लिए अपनी जान भी दे देंगे, ये अपनी जान नहीं दे रहे, ये तो उनके साथ बैठे हैं। अगर आप कोरोना स्कैम को एक्सपोज नहीं कर रहे, जिसमें भारत के संविधान को एक तरह से कूड़ेदान में फेंक दिया गया है, तो इसका मतलब आप संविधान को खत्म करने वालों के साथ बैठे हैं। और उसके अंदर से ये लोग भी आ गए जो अपने आप को दलित राजनीति करते हैं, क्योंकि ये तो संविधान को खत्म कर दिया मोदी सरकार ने, और ये लोग हैं उसका ना तो अपोज कर रहे हैं, ना इस बात को जनता को समझा रहे हैं और जनता को एजुकेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब भारत के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में अब कौन सा दल बचा है जो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि कोई भी अपोज नहीं कर रहा। सबसे बड़ा उसका टेस्ट ये है कि आपको बताना पड़ेगा कि किस तरीके से संविधान को खत्म किया गया है, लोगों की सारी स्वतंत्रताएं, संवैधानिक जो अधिकार हैं खत्म किए गए हैं 6 महीने के अंदर। ये तो आप बता नहीं रहे। इसका मतलब आप संविधान को खत्म करने वालों के और इस देश में इमरजेंसी लगाने वालों की, जो खतरनाक इमरजेंसी है, जो 70s में इंदिरा गांधी के इमरजेंसी से भी ज्यादा खतरनाक इमरजेंसी है जो लगा दी गई है, और जो ये कह रहे हैं कि न्यू नॉर्मल है जो कभी खत्म नहीं होगी, ये हमेशा ही ऐसे रहेगी। एक न्यू नॉर्मल इन्होंने इम्पोज कर दिया, एक ऐसी इमरजेंसी जिसमें हमारे पूरा लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया। तो कोई इसको अगर जो अपोज नहीं कर रहा है, इसका मतलब आप बिल गेट्स के साथ हैं, आप उन कैपिटलिस्ट के साथ हैं, चाहे आप लेफ्टिस्ट हैं, चाहे आप दलित राजनीति करने वाले हैं।
तो ये काम इस देश में हो रहा है। सारे राजनीतिक दलों ने इस भारत देश को बेच दिया है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया को खत्म कर दिया है, भारत के संविधान को खत्म कर दिया है, और उनके साथ हो गए हैं जो WEF या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बैठ के एक ग्रेट रीसेट लाना चाहते हैं, एजेंडा 2030 लाना चाहते हैं, और इस देश में एक वैश्विक सत्ता, एक टोटलिटेरियन गवर्नमेंट पूरी दुनिया में बनाना चाहते हैं। ये उनके साथ हैं। जी बिल्कुल। तो मेरा जी, तो अगर दर्शकों को एजेंडा 21 डिटेल में समझना है, मैंने उसके इंग्लिश और हिंदी वीडियो एक्चुअली 1 साल पहले मैंने बनाए थे, तो वो जाके देख सकते हैं। पर ये इंटरव्यू का हमारा मकसद यही था, दर्शकों को समझाना कि कैसे हमारी पॉलिटिकल सिस्टम या जो भी पार्टीज है उनसे हमारी कुछ होप नहीं है, क्योंकि इधर सब बॉट आउट है या कम्प्लिसिट है, इंटरमिडिएशन या थ्रेट्स, अब जो भी रीजन ले लो, बट एवरीवन इज ऑन बोर्ड विद देम। सब लोग, सब पार्टीज इनके साथ है और इनका एजेंडा इम्प्लीमेंट करने में इनकी हेल्प कर रहे हैं। इसलिए मैं दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि वोटिंग सोल्यूशन नहीं है हमारा, हम वी कांट वोट आवर वे आउट ऑफ दिस राइट नाउ एटलीस्ट। और उनको तो पूरी तरीके से टेक्नोक्रेसी आ जाएगी तो वोटिंग भी नष्ट करनी है, पूरी टेक्नोक्रेट्स ही राज करेंगे। अगर मतलब 5-10 साल में अगर इनके एजेंडास कंप्लीट हो गए तो ये लोग पॉलिटिकल सिस्टम को ही नष्ट करना चाहते हैं और ये बिल गेट्स जैसे लोग ही राज करेंगे। तो अगर आप इस चीज़ को समझते हो और आप अगर हमारा साथ देना चाहते हो, तो कपिल दिल्ली से है, मैं मुंबई से हूँ। 2 अक्टूबर को हमारे दोनों साइड पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप समझते हो तो अपने मुंबई और दिल्ली वालों को प्लीज़ बताओ और लोगों को लेके आओ, ताकि हम सरकार और मेनली तो लोगों के लिए स्टेटमेंट बना सके कि हम ये एजेंडास को ऐसे ही झेलने नहीं वाले और हम अपना पुशबैक देंगे अपनी साइड से। जी कपिल, एनी फाइनल थॉट्स? हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 2 अक्टूबर का एक देशव्यापी आंदोलन हम शुरू कर रहे हैं जो कोरोना के फ्रॉड के खिलाफ है, और जो न्यू नॉर्मल इम्पोज किया जा रहा है दुनिया पे, सारी फ्रीडम खत्म करके संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार और जो हमारे प्राकृतिक अधिकार है, नेचुरल राइट्स हैं हमारे एज ए कम्युनिटी, एज ह्यूमन बीइंग्स, इंसान होने के नाते जो हमारे अधिकार हैं वो सारे खत्म करके हमें ये ज़ॉम्बी बनाना चाहते हैं, रोबोट्स बनाना चाहते हैं, हमारी इंसानियत को भी हमसे छीन लेना चाहते हैं। तो उसके खिलाफ ये हमारा आंदोलन है, और ये पूरे देश में हो रहा है, सिर्फ दिल्ली या मुंबई में नहीं, पूरे देश में। तो आप जहां भी रहते हैं, जिस भी भारत के किसी भी प्रांत में आप रहते हैं, आप अपना सड़कों पे आइए, अपोज कीजिए, और जितने ये जो इन्होंने इम्पोज किए हैं, फेस मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग और ये सारे, इस सब का आप अपोजिशन कीजिए, क्योंकि ये सब आपकी जो नेचुरल, जो आपकी संवैधानिक अधिकार है, द राइट टू असेंबल, तो राइट टू असेंबल, उसको भी छीन रहे हैं। यानी आप विरोध भी करने लायक नहीं छोड़ रहे आपको, क्योंकि उसमें भी ये कहेंगे कि अरे इसमें तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, तो आप मिल भी नहीं सकते, आप विरोध भी नहीं कर सकते, आप कोई रैली नहीं कर सकते। तो इसका हमें विरोध करना है, और इसके लिए हमें 2 अक्टूबर को बाहर निकलना है। सब हम सड़कों पे आए, अपनी अपनी जगह, आप कहीं किसी भी भारत के प्रांत में रहते हो, वहां पे आप ये विरोध ऑर्गेनाइज कीजिए, और हम सबको मिलने की जरूरत है, हम सबको आपस में जुड़ने की जरूरत है, चाहे कैसे भी हम जुड़े, और एक प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत है, और कोरोना का जो एक पूरा देशव्यापी आंदोलन शुरू करने की जरूरत है, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर को हो रही है, और उसके बाद ये चलता रहे। इसको एक मोमेंटम हम देना चाहते हैं जी, जब तक कि ये न्यू नॉर्मल यहाँ पे से खत्म नहीं हो जाता, और ये जो इमरजेंसी लगाई गई है, इसका पर्दाफाश नहीं होता, और इस स्कैम का पर्दाफाश नहीं होता। पर्दाफाश होना तो सिर्फ एक ही बात है, इन लोग को एक ट्रायल होके जेल में जाने की बहुत जरूरत है। बहुत जो जरूरत भी है। इन्होंने जितनी जाने ली है और जितने मतलब इकोनॉमी डिस्ट्रॉय किया है, जो भी इम्पैक्ट्स हुए, इनके लिए इनको अकाउंटेबल होल्ड करना जरूरी है। जी बिल्कुल, तो ये मेरी फाइनल थॉट्स। जी कपिल, ग्रेट रिस्पेक्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग एवरीथिंग यू आर डूइंग। थैंक यू, धन्यवाद। गुड नाइट, सी यू, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू, बाय। If you like my work and you want to support me, please consider signing up on my Patreon or Float account, where you could support me with monthly donations and receive certain benefits for the same, like early access to my videos, asking me questions, bi-weekly Indian news put into context, and a lot more. You could also support me via Bitcoin or UPI. The details have been put in the description box below. I'm only supported by my viewership and don't take any money from vested interests, so if you want to support independent media and conspiracy research in India, please consider helping me out. No sum is too small. Thanks.